Hello everyone, this is चित्रलेखा and I welcome you all on my channel स्टडी विद चित्रलेखा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, उसमें नोटिफिकेशंस को ऑल इनेबल कर दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आपका लाइक और कमेंट मुझे मोटिवेशन देगा जिससे कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट जल्दी से जल्दी लेकर के आऊँगी। आपके लाइक्स और कमेंट से मुझे ये पता चलेगा कि आपका जो स्टडी मटेरियल तैयार हो रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपनी क्लास की तरफ चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मैं उसकी एक ब्रीफ आपको दे देती हूँ। इससे पहले के वीडियो में कल की क्लास में मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चंस कराए थे भारत के प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए वो क्वेश्चन थे। इसमें हमने कवर किया था सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं और वैदिक काल से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस। तो आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने 50 क्वेश्चंस किए थे और आज हम उससे जुड़े हुए आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हम लगभग 70 से 75 क्वेश्चंस इन टोटल करेंगे कल की क्लास को मिला करके। तो इतना मैं बहुत ही पक्के तरीके से कह सकती हूँ कि यदि ये 75 क्वेश्चंस आप लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं, इनको सही ढंग से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, ऐसा मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो आप लोगों को ये मेरा सजेशन है कि आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ज़रूरत है तो आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए और साथ के साथ इसको लिखते चलिए जिससे कि रिवीजन करने में आसानी होगी। यदि आप लोग नोट्स नहीं बनाते हैं तो मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको PDF चाहिए, तो वो मुझे कमेंट करके आप बोल सकते हैं, मैं आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करा दूंगी। और कल की क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं कल की क्लास का लिंक भी दे दूंगी जिससे कि जो 50 क्वेश्चन हैं वो भी आप लोग देख लें और उनकी तैयारी भी आपकी अच्छे से हो जाए। तो चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है जो 51 नंबर होने वाला है। कल हमने 50 तक क्वेश्चन किए थे, आज 51 नंबर का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो वो रहा आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए। पहला सवाल जो आपसे पूछ रहा है वो कह रहा है कि सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह था। निम्नलिखित में से उनमें कौन सा उसमें से एक नहीं है? सवाल को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी ये बात आए नहीं है तो उसको पेपर पे अंडरलाइन कर लीजिएगा जिससे कि सवाल में कन्फ्यूज़न ना हो। कई बार होता है कि हम नहीं को तो इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं और जो गलत पूछा जाता है तो हम उसको सही टिक करके आ जाते हैं। इसलिए जब भी क्वेश्चन में नहीं पूछा जाए या गलत है, कौन सा कथन गलत है, इस तरीके के सवाल जब भी आएँ तो उस आप वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिए जिससे कि वो ध्यान में रहे। ठीक है, चलिए अब अपने ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस जो हैं वो इस प्रकार हैं। मिस्र पहला देश बता रहा है, पहली सभ्यता का नाम मिस्र की सभ्यता होती है। दक्षिण एशिया, रूस और मेसोपोटामिया। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो रूस है, रूस में इस प्रकार की सभ्यता का, पुरानी सभ्यता का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है वो रूस होने वाला है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 जो है, 52 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? 52 क्वेश्चन कह रहा है कि जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो ये रहे आपके सामने। पहला है असम, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात और चौथा है बिहार। हमें बताना है कि जोरवे कल्चर की जो पुरातात्विक स्थल था, जोरवे कल्चर, जहाँ पे जोरवे कल्चर की सभ्यता पाई जाती थी, वो किस राज्य में है? तो जो इसका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जोरवे कल्चर की सभ्यता पाई गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे।
निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था। ठीक है, तो बंदरगाह शहर हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी आ चुका है क्वेश्चंस में कि सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह किस स्थान पर पाई जाती थी। तो ये जो ऑप्शन है आपके कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा, तो आई होप आप सबको इसका आंसर पता होगा। पिछले 50 क्वेश्चन जो हमने किए थे उसमें 2 क्वेश्चन इसी तरीके के हम कर चुके हैं। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है लोथल। लोथल जो है, जिससे लोथल एक बंदरगाह का शहर था, ये गुजरात के किनारे भरूच वाले इलाके में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे गोदीवाड़ा जिसे कि हम बंदरगाह कहते हैं उसके साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बुर्ज होम एक नवपाषाण युगीन स्थल है, ये कहाँ पर है। क्वेश्चन ये कह रहा है नवपाषाण युगीन स्थल है, कहाँ पर है। तो ऑप्शंस में दे रखा है कर्नाटक, गोवा, मिजोरम, जम्मू कश्मीर। तो आप लोग मुझे बताने वाले हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर है बुर्ज होम जो है ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो जो ऑप्शंस है वो है मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कालीबंगा और हड़प्पा। ठीक है, मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो मोहनजोदड़ो में ऐसी कोई खुदाई के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो एक ऑप्शन आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो। उसके बाद चहुंदड़ो में भी इस तरीके के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। हड़प्पा में जो प्रॉपर शहर होता था, नालियाँ समकोण पर काटती थी और खिड़कियाँ जो होती थी गली में खुलती थी, इस प्रकार की सभ्यता मिली है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बचता है ऑप्शन वो है कालीबंगा। कालीबंगा से खुदाई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, जुताई, हल की जुताई के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 56 क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम, दाव जाली हैंडिंग। दाव जाली हैंडिंग नवपाषाण काल स्थित है, कहाँ स्थित है ये हमको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक। तो जो 56 क्वेश्चन है इसका आप लोग मुझे बताओ, दाव जाली हैंडिंग कहाँ पर है नवपाषाण काल का। तो ये जो होने वाला है इसका करेक्ट उत्तर मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है, असम में दाव जाली हैंडिंग नवपाषाण काल का जो स्थल है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। मतलब ये क्वेश्चन जो कह रहा है ये इतिहासकारों ने काल डिवाइड किए हैं, महाकल्पों को डिवाइड किया है। तो स्तनधारियों का महाकल्प किसको कहा जाता है ये हमको बताना है। ठीक है, तो जो आपके ऑप्शंस हैं वो ये रहे, पुराजीवी जिसे पैलियोजोइक कहा जाता है, नूतनजीवी जिसे सीनोजोइक कहा जाता है, नवजीवी नियोजोइक कहा जाता है और मध्यजीवी मीजोजोइक कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो इसमें ये जोइक है ये महाकल्प है। ठीक है, और पैलियो, सीनो, नियो ये जिस भी काल में महाकल्प में जो जिस भी प्रजाति की विशेषता रही, जिनका राज रहा, ये उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2 नूतनजीवी सीनोजोइक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं। मतलब लोग नीचे अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे रहते थे। ठीक है, ये पूछा गया है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो है मेहरगढ़, बुर्ज होम, राणा गुंडई और पलवोय। तो जो गर्त आवास मतलब अंडरग्राउंड बेसमेंट में जो लोग रहते थे, इसके जो आवास मिले हैं हमको बुर्ज होम में मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 पे चलेंगे, पाकिस्तान के किस प्रांत में हड़प्पा सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो किस स्थान पर स्थित है ये पूछा गया है। तो ये खैबर पख्तूना में है, बलूचिस्तान में है, पंजाब में है या सिंध में है, हमें बताना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है सिंध प्रांत में। पंजाब के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा स्थल है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 की बात कर रहे हैं हम अभी। तो इसमें पूछा गया है, प्राचीन भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे हुई थी। नदियों के नाम दे रखे हैं।
तो पहली नदी है नर्मदा, दूसरी है तापी, तीसरी है सरस्वती, चौथी है गोदावरी। तो जैसा कि हमने वैदिक संस्कृति में पढ़ा है, ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा है, ऋग्वेद से जुड़ा हुआ जो हिस्ट्री हमने पढ़ी है उसमें हमने देखा है कि 4 नदियों का उल्लेख था। ठीक है, उसमें 4 नदियों का उल्लेख था। पहली थी सिंध, दूसरी थी गंगा, गंगा नदी का उल्लेख नहीं था उसमें, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का उल्लेख था। ठीक है, तो जो यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो है सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ये नंबर का मिस प्रिंट हो गया है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ये 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक बात है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 61 आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है देखिएगा। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अनुष्ठान को दर्शाता है? ये पूछ रहा है क्वेश्चन, अनुष्ठान को कौन सा दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है छंद, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है शिक्षा। हमें बताना है कि अनुष्ठान को क्या बताता है। तो व्याकरण तो हमें पता है, व्याकरण से जुड़ा हुआ कुछ होगा। शिक्षा, इधर शिक्षा से जुड़ा हुआ है, छंद भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, जिसे कल्प बोलते हैं। कल्प सूत्र भी है एक, जो कि अनुष्ठान की बात, कल्प जो है अनुष्ठान की बात करता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुषणी के नाम से जाना जाता था? वैदिक काल की जो नदियां हैं उनके नाम हम जानते हैं, परुषणी, वितास्ता, ये सारे नाम होते थे। तो परुषणी नाम से किसको जाना जाता है? पहला ऑप्शन है रावी, दूसरा है व्यास, सतलज और चिनाब। तो इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला? तो परुषणी का जो वैदिक काल का नाम है वो रावी है। तो करेक्ट ऑप्शन है रावी। रावी को परुषणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? तो आपके ऑप्शंस ये हैं 1932 में, 1921 में, 1905 में और 1926 में। ठीक है, तो हमें बताना है किस साल सबसे पहले हुई थी। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है, जिसे 1921 कह रहे हैं हम, ये सबसे पहले 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। डॉक्टर राखलदास बनर्जी जो थे उन्होंने सबसे पहले खोज की थी। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? परिपक्व चरण का मतलब हो गया कि बाद वाली हड़प्पा, जब हड़प्पा जो है, हड़प्पा संस्कृति जो थी मजबूत हो चुकी थी, वेल मेंटेन्ड हो चुकी थी, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो है मांडा। मांडा नहीं है, ये मांडा होना चाहिए। यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं मांडा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं मांडा। दूसरा ऑप्शन है आपका कालीबंगा, तीसरा है चहुंदड़ो, चौथा है नागेश्वर। तो आप लोग मुझे बताओ कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और ये परिपक्व हड़प्पन चरण का एक स्थल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। वो मंडल कितने मंडलों में विभाजित किया गया है ये पूछ रहा है। 34, 10, 8 या 12। तो हम सभी जानते हैं, ये हम पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको एक दूसरे लैंग्वेज में पहले भी करा चुकी हूँ कि जो ऋग्वेद है उसको 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, 10 मंडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। 66 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमसे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? ये बौद्ध जैन धर्म का क्वेश्चन एक आ गया है, लेकिन चलिए पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है, इसको छोड़ना नहीं है हमें, क्योंकि बौद्ध जैन भी हमें पढ़ना है। इसके आगे हम बौद्ध जैन धर्म ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा, आचरण और निर्वाण का चरम स्वरूप, सत्कार्यों में विश्वास, वेदों की सत्ता की अस्वीकृति। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है आप लोग मुझे बताओ।
तो देखिए, मैं आप लोगों को अभी बौद्ध जैन हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ। एक बौद्ध जैन धर्म के, वैसे तो बौद्ध जैन धर्म की काफ़ी सारी बातें मिलती भी हैं और कुछ कुछ चीज़ें अलग भी हैं। जो चीज़ मिलती हैं वो ये है कि जैन और बौद्ध दोनों ही जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा में विश्वास रखते थे, ठीक है, सत्कार्यों में विश्वास रखते थे, दोनों ही अहिंसा की बात करते थे। सत्य अहिंसा अस्तेय महावीर स्वामी ने दिया था। वेदों की सत्ता को दोनों ही धर्म नहीं मानते थे, अर्थात वो लोग वेदों में विश्वास नहीं करते थे, वो नास्तिक प्रकार के धर्म थे, ठीक है। तो ये तीनों जो पॉइंट हो गए 1, 3 और 4, ये तो दोनों के सेम है। अब जो हमारे पास बचा वो है ये ऑप्शन नंबर 2, आचरण और आत्मनिर्वाण का चरम स्वरूप। तो अब यहाँ पे मैं क्लियर करूँगी इस पॉइंट का मतलब क्या है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि आचरण और आत्मनिर्वाण, देखिए ऐसा था कि जो जैन धर्म था या जो जैन धर्म है, जैन धर्म में निर्वाण के लिए एक चरम अवस्था जो है डिसाइड की गई है, मानी गई है। पहले शुरुआत में जैन धर्म में, जिस समय बौद्ध धर्म आया, तब जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना धर्म है, ये पहले से ही चला आ रहा था। तो निर्वाण के लिए ये जो जैनी होते हैं, ये व्रत रखना और एक बहुत ही हद से ज़्यादा वो चीज़, मतलब इनके जो फॉलोवर्स होते हैं, जो लोग गृहस्थ जीवन नहीं व्यतीत करते हैं, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़्यादा होते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। वो लोग हर चीज़ को सम्यक, बौद्ध धर्म वाले जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वो सम्यक में विश्वास रखते हैं, एक चीज़ बैलेंस्ड करते हैं में विश्वास रखते हैं। जैसे कि उनके यहाँ है भी ये कि सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, ये हम आगे चल कर के पढ़ेंगे ये सब चीज़ें क्या हैं। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2, आचरण और आत्मनिर्वाण का चरम स्वरूप, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सुरकोटदा, अगला क्वेश्चन कह रहा है सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कर्नाटक, दूसरा राजस्थान, हरियाणा और गुजरात, ठीक है। तो हमें बताना है सुरकोटदा, ये कोट डा नहीं है, ये कोट दा होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सुरकोटदा कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना है। तो सुरकोटदा जो है गुजरात में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है जो आपका वो है सिद्धि, दूसरा है मोक्ष और दूसरा है अर्थ और धर्म। ये नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ये आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वैसे तो ठीक है, ऐसा कुछ ये 2 नंबर पे हम यहाँ कर देते हैं, अर्थ को 2 नंबर पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये वैदिक दृष्टिकोण से आया है। वेदों में एक सेंटेंस कहा गया है, या आप ऐसे समझ लीजिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति, कोई इंसान जन्म लेता है तो उसको अपने जीवन में ये 4 काम करने ही होते हैं, ठीक है। तो ये 4 शब्द हैं, तो इन चारों में से कौन सा नहीं है यहाँ पर। तो जो नहीं है वो है काम नहीं है, दैट मीन्स जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो सिद्धि है, ठीक है। सिद्धि की जगह पर यहाँ पर काम होना चाहिए। धर्म का अर्थ है कि किस तरीके से एक मनुष्य अपना जीवन सत्कार्यों में लगाता है, जो मनुष्य को, ये वेदों के अनुसार है, वेदों में इस प्रकार की बातें कही गई हैं, मैं उसको ब्रीफ कर रही हूँ कि किस प्रकार से एक मनुष्य अपने जीवन को सत्कार्यों में लगाता है, अपने दी गई जिम्मेदारियों को सही से उठाता है, उनका वहन करता है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करता है। अर्थ का
यहाँ पे अर्थ ये है कि एक मनुष्य किस तरीके से अर्थ अर्जित करता है, धन अर्जित करता है, उसको धन अर्जित करने के तरीके क्या हैं, ये चीज़ उसको निर्धारित होनी है। काम का अर्थ यहाँ पर ये है कि मनुष्य अपने वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए किस काम का अर्थ यहाँ पर संतान प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। और मोक्ष का मतलब ये है कि जब मनुष्य, जो व्यक्ति है, वो जब ये तीनों काम कर लेता है, ठीक है, अर्थात जब संन्यास वाले चरण में आ जाता है, तो उसको मोक्ष प्राप्ति के लिए वो किस प्रकार के कर्म करता है, गृह त्याग करता है, नहीं करता है, ईश्वर का भजन करता है कि नहीं करता है, इन सब बारे में बताया गया है। तो मनुष्य के जीवन के चार चरण निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं चरणों के आधार पर ही ये कर्म निर्धारित किए गए हैं। तो मनुष्य का जो वेदों के अनुसार मनुष्य जीवन का जो अंतिम चरण है, परम लक्ष्य है, वो मोक्ष है। ठीक बात है, इसको हम ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? सूत्र, संहिता, पद या मुख? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मैं पीछे करा भी चुकी हूँ आप लोगों को। तो वैदिक रचनाओं के मुख्य संग्रह को जो कहा जाता है वो है पद। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होने वाला है। अरे माफ़ करिएगा, इसको संहिता कहते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गई मुझसे, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है 3 संहिता। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। हम याद रखेंगे, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजे जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियाँ? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो अब इसके ऑप्शन देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊँ ये क्वेश्चन आप लोग कैसे बहुत चुटकियों में आसानी से कर सकते हो। अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है, रावी और चिनाब, गंगा और यमुना, ब्यास और सतलज, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो नदी सूक्त है, हम याद रखेंगे कि नदी सूक्त में किन किन नदियों की बात कही गई है। भाई अलकनंदा और भागीरथी की बात तो की ही नहीं गई थी, ठीक है। ऋग्वेद में रावी और चिनाब की बात जरूर की गई थी, लेकिन नदी सूक्त में ये वैदिक काल की नदियां तो हैं, लेकिन नदी सूक्त में इनका नाम तो नहीं आया है। व्यास और सतलज का भी नहीं आया है। गंगा और यमुना, जो अब ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 बचता है, तो यही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजे जाने वाली 2 नदियां जो हैं गंगा और यमुना, इनके बीच संवाद के रूप में एक भजन है, ठीक है। यमुना को जो है वहाँ पहले यमुना को नदी के रूप में जाना जाने लगा, फिर यमुना ही पूजनीय होके आगे चल के इनको देवी के रूप में पूजे जाने लगा, ठीक है। सेल्ट एक नव पाषाणकालीन क्या है, हमको बताना है। सेल्ट तो ये एक मकबरा है, एक घर है, एक उपकरण है या एक कलश है? ये नया क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो जो सेल्ट है वो एक उपकरण है, ठीक है, एक उपकरण है। नव पाषाण काल में ये इजाद हुआ होगा, इसका निर्माण हुआ होगा, जिसे सेल्ट कहा गया। तो ये एक उपकरण है, ठीक है। तो आज की क्लास और कल की क्लास को मिलाकर के हम लोगों ने 71 क्वेश्चन टोटल हम कर चुके हैं। किससे? वैदिक कालीन सभ्यता से और हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। आई होप यदि आप लोग ये 71 क्वेश्चंस कर लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेते हैं, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ। हड़प्पा और वैदिक सभ्यता से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा किसी भी एग्ज़ाम में। वीडियो UPSSC जो पेट होता है, उसमें अभी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली है, उसमें भी इन 2 टॉपिक्स में यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़िए और
एक बार वीडियो देखिए, अगर उसको याद ना हो तो वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी बार आप लोगों को सूटेबल लगे देखिए, लेकिन इन क्वेश्चंस को बिल्कुल घोल कर पी जाइए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन में मुझे मोटिवेट करेगा, जिससे कि मैं आगे अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और हाँ, पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू सो मच।